आप सभी को विदित है कि रेस्पेक्टेड मैम संघ माता डॉक्टर मुक्ति जी की आज जयंती समारोह है। जयंती समारोह में समारोह की समस्त प्रक्रियाएं निर्वहन की जाती हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब किसी को याद करते हैं तो हृदय के भाव कैसे होते हैं, मन कैसा होता है। उन्हीं भाव उन्हीं यादों के साथ आज के कार्यक्रम का आलेख हम लोगों ने तय किया है। मुख्य विकास अधिकारी बागपत और हमारे कार्यक्रम के सम्मानित विशिष्ट अतिथि श्री गौरव चौधरी जी, हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि श्री कृष्ण शर्मा जी, सभी लोग उपस्थित हैं। और इस अतिथि सत्कार की श्रृंखला के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मैं जो हमारे संघ माता डॉक्टर मुक्ति जी के परिवार के सदस्य हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि वो चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित करें और साथ में डॉक्टर हिरोहितो सर से भी अनुरोध करूंगा और पुष्प अर्पण करें। डॉक्टर मुक्ति जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति डॉक्टर थपलियाल सर, हमारे मध्य उपस्थित मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण ML व्यास जी, मुख्य विकास अधिकारी बागपत, डॉक्टर अमरीश सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ, श्री गौरव चौधरी जी ब्लॉक प्रमुख और श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी जो आगरा से आए हैं ब्लॉक प्रमुख साहब, डॉक्टर हिरोहितो, डॉक्टर पुष्कर साहब, हमारे मध्य उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए हमारे ऐसे साथी जो कि डॉक्टर मुक्ति से प्रेम रखते हैं, हमारे मध्य विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक गण, कर्मचारी गण, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न सदस्यों और आदरणीय भंते, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आप समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो कुछ भी शुभारती के अंदर आप देख रहे हैं, उसके पीछे जो ऊर्जा थी मुख्य रूप से वो डॉक्टर मुक्ति की थी। इसमें मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर मुक्ति अगर हमारे परिवार में ना आई होती तो शायद ये शुभारती ना बनी होती। मुझे वो दिन याद है जब बहन मायावती की सरकार थी और हमने मेरठ के अंदर मेडिकल डेंटल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन किया था और हमारा आवेदन निरस्त कर दिया गया था किन्हीं ऐसे कारणों से जो कि मैं यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद मैंने उसको अपनी नियति समझकर और ये मान लिया था कि हम मेडिकल डेंटल कॉलेज मेरठ में नहीं खोल सकते। और तभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर मुक्ति उन दिनों अपनी माँ की सेवा में इलाहाबाद में थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब मेरी तो इच्छा थी कि मेडिकल डेंटल कॉलेज में खोलूं, उसके बाद विश्वविद्यालय खोलूं, लेकिन जैसा अब समय की बात है कि हमारा आवेदन निरस्त हो गया है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि तुम तो कभी हार मारने वाले नहीं थे। मेरा तो तुम्हारे से जब विवाह हुआ था उसके बाद मैंने जो तुम्हारे में सबसे अच्छी चीज़ देखी थी वो ये देखी थी, तुम किसी भी विषम परिस्थिति में हार नहीं मानते हो। तो तुम हार कैसे मान गए? तो मैंने कहा कि जो मांग की जा रही है वो मेरी हैसियत के बाहर है, तो मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मजबूरी नहीं है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ना। लेकिन मुझे तुमसे ये शब्द सुनकर के अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अच्छा नहीं लगा और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने इन शब्दों को वापस लो और मेरे सामने ये कहो फ़ोन पे, इससे हमारी फ़ोन पे बात हो रही है, कि हमें मेडिकल डेंटल कॉलेज खोलना है और उसके बाद हमें मेरठ में विश्वविद्यालय खोलना है। ये बात है 10 अक्टूबर 1995 की। और आप ये देखिए कि ये संकल्प
जो उन्होंने मुझे दिलाया और स्वयं लिया, उसका परिणाम था, मैं तो यही कहता हूं कि उसका परिणाम था कि 16 अक्टूबर को सरकार गिर गई और राष्ट्रपति शासन लग गया। और राष्ट्रपति शासन, ये गवर्नर रूल जिसको आप कहते हैं, जब राष्ट्रपति लग गया तो उस समय वोरा साहब जो थे वो वहाँ पर गवर्नर हो गए और उन्होंने, ये उनकी वो थी पहल कि उन्होंने गवर्नर साहब से टाइम लिया और मुझे बुलाया। मैं पहले इलाहाबाद गया और फिर उनके साथ में जाके गवर्नर साहब से मिला और हमने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको मिलना चाहिए था, हम हर मानक को पूरा करते हैं लेकिन हमें ना मिलकर और एक ऐसी संस्था को दे दिया गया जो कि फर्जी है, तो इसमें हम आपके सामने आवेदन करना चाहते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। और हमने किसी भी तरह की कोई सेवा शुश्रूषा किसी की नहीं की और हमारे और डॉक्टर मुक्ति के, मेरे और डॉक्टर मुक्ति के प्रयास, मुख्य रूप से तो डॉक्टर मुक्ति का प्रयास था, उससे हमको मेरठ के अंदर मेडिकल और डेंटल कॉलेज खोलने का उस समय अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला। तो आज ये बड़ा सार्थक है, आज इस विश्वविद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत सार्थक है, क्योंकि विश्वविद्यालय उन्हीं की अनुकंपा से मैं कहूँगा है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आज के कार्यक्रम की मैं थोड़ी सी और आपको बता दूं कि डॉक्टर मुक्ति का हमेशा ये प्रयास था कि किस तरीके से हम लोग समाज के ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको सहारा चाहिए। तो ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए उन्होंने और हमसे सलाह करके और ये नियम बनवाया कि हमारे यहाँ जितनी भी ऐसी पोस्ट हैं, ख़ासतौर से जैसे लिफ्ट है या ऐसी जितनी भी पोस्ट हैं जहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति काम कर सकता है, उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया कि उस पर कोई नॉर्मल आदमी नहीं रखा जाएगा। आप देखेंगे सुभारती के अंदर जितनी भी लिफ्ट हैं खास तौर से, उनमें आपको सब ऐसे लोग यहाँ काम करते हुए दिखाई देंगे जो दिव्यांग हैं। तो ये उनकी इच्छा थी और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे विवरण तो आपको अभी आगे मिलेगा कि हमारे एक हेल्प एंड स्माइल संस्था से संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को, आज के दिन ये बहुत ही अच्छा दिन है कि हम डॉक्टर मुक्ति के जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम 200 लोगों को जो उपकरण हैं दिव्यांगों के लिए, जो यूज़फुल उपकरण हैं, वो हम उन लोगों को वहाँ पर देना चाहते हैं, उनको उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। तो आज वो कार्यक्रम आपके सामने होगा। दूसरा, डॉक्टर मुक्ति की बड़ी इच्छा थी, जब वो मेरा उनके साथ विवाह हुआ तो उसके बाद हम एक दो, मेरा स्कूल कॉलेज गांव में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जो मेरी कमाई होगी उससे तो हम घर चलाएंगे और जो तुम्हारी कमाई होगी, तो तुम्हारे दिल की इच्छा है कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करूं, तो तुम अपना सारा पैसा एक ट्रस्ट बनाकर और उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और अस्पताल स्थापित करो। तो आज उसी के क्रम में हमारे 4 गांवों में स्कूल चल रहे हैं और 5 गांवों में स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं। उन्हीं स्कूलों में से आज एक पृथ्वी सिंह सुभारती जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने कुछ डॉक्टर अंबेडकर प्रतियोगिता हुई थी, जो स्टेट लेवल तक उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और स्टेट लेवल तक उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। तो आज उनको भी यहाँ पर प्रमाण पत्र आप लोगों के आशीर्वाद से दिए जाएंगे। और डॉक्टर मुक्ति, जैसे जब हमारी डॉक्टर मुक्ति नारायण थी, मैं अतुल भटनागर था, हमारा विवाह हुआ तो वो डॉक्टर मुक्ति भटनागर हो गई। उसके बाद मैंने जाति विहीन समाज की संरचना को दृष्टिगत रखते हुए अपने नाम से भटनागर हटा दिया और मैं बौद्ध मत के प्रभाव में मैंने वो मत ग्रहण कर लिया और अपने नाम से भटनागर हटाकर और अतुल कृष्ण कर लिया। डॉक्टर मुक्ति ने कहा कि देखो अगर मैंने भी अपने नाम से भटनागर हटा दिया तो मेरे इलाका जो पूरब का इलाका है, वहाँ की सोच थोड़ी सी अलग है। उनके मन में क्या क्या विचार आ जाएंगे कि कहीं इनका तलाक तो नहीं हो गया, कुछ ऐसे तो नहीं हो गया, तो लेकिन मुझे तुम अनुमति दो, मैं बिल्कुल बौद्ध धर्म के हिसाब से चलूंगी, लेकिन भटनागर मैं रिटेन करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल रिटेन करिए, हमारे बौद्ध मत के अंदर कहीं इस नाम से कोई परिवर्तन, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। उनका इतना प्रभाव धम्म में आने के बाद इतना हुआ कि उनको उससे प्रभावित होकर बर्मा में उनको बुलाकर संघ माता का उनको दर्जा दिया गया, उनको ऑनर किया गया। उसी क्रम में हमने उनके जाने के बाद एक पंचशील परिचर्चा यहाँ पर आरंभ की और पंचशील परिचर्चा में हर रविवार को वो 11 से 12 बजे तक पंचशील परिचर्चा होती है। और पंचशील परिचर्चा में हम लोग ये बताते हैं लोगों को कि बौद्ध मत किसी भी रूप में समाज को तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम करता है। आप तथागत के बताए हुए 5 शीलों का अनुसरण करें तो आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, किसी भी जाति से संबंध रखते हो, तो समाज को जोड़ेंगे। तो आज वो दिन है
चांस की बात है कि आज पंचशील परिचर्चा का भी समय है, तो अब मैं बहुत आगे समय आपका न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय भंते विमल बोधी जी से कि वो जैसे हमेशा करते हैं वो बुद्ध वंदना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी उपासक उपासिकाएं हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं। इमं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधाम सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सवाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको ऐहिपस्सिको औपनय्यको पश्यतं वेदितव्यो बिञ्जुहीति। धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयोगानि अठ पुरुष पुद्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति। संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। साधु साधु साधु। धन्यवाद परमादरणीय भंते विमल बोधी जी। हमारी रेस्पेक्टेड मैडम संगमाता डॉक्टर मुक्ति जी थेरावादी परंपरा को मानती थी, लेकिन वो सम्मान देती थी महायानी को भी। मैं प्रार्थना परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थेरावादी परंपरा की वंदना के लिए अनुरोध करता हूँ कि वो आरंभ की जाए। आरागे साधु देवता दादम मुनिराजदा दुनादु दगा मौखादा धम्मदावना कालो अयं बदंदा धम्मदावना कालो अयं बदंदा धम्मदावना कालो अयं बदंदा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। यदानुभावतो यखा नेवादन्ति वैन्दनं यामि सेवानुयोगन्तो रदन्ति वा मदन्ति दो दुःखं दुःखि दोषा पापं किंसि न बदति एवमादि कुनुपेतं परितं धम्मनामहे।
Karaniya Madha Kudena Yanda Danda Bara Vitamesa Dago Uzuza Duzusa Dua Sosata Mudu Anadimani Dando Dagosa Dua Rosa Abage Sosa Dala Uga Odi Tanenariya Zaniva Gosa Abagavo Kulidwa Nanu Gaido Nasa Gaura Madre Tensi Jena Venyu Bare Uba Vareyo Tokinawa Kemina Wundu Dava Dada Wundu Duki Dada Yege Zibana Budati Dadawa Taurawa Nawabita Tigawa Yewa Manda Mezi Maradaga Nuga Tula Daitawa Yewa Daitai Yewa Dure Wadani Awi Dure Bodawa Damwe Dewa Dava Dada Wundu Duki Dada Nabara Bara Nigo Veda Nadi Minyeda Karadi Nagaisi Pyara Dhanavriga Denya Nenya Menya Dadoka Meseya Madaya Daniya Bauda Mayuda Eka Bauda Manurake Ewa Midava Budedu Manadam Bavaye Abrimana Meten Sadava Lokadame Manadam Bavaye Abrimana Audan Dosa Diri Yensa Adam Bara Awera Madabadam Daidan Sarani Denowa Diano Yawadada Vidamido Edan Dadaya Deya Yama Medan Viara Mira Mau Daidan Sanubagama Dilawa Dadnena Dambano Kamedu Viniyagera Naiza Doga Bhadeya Punaredi Idivi Bhagawa Aradhamata Buddha Vaisarana Dhamana Dugata Loka Vidu Naudara Purita Dhammakarati Tata Deva Manaudana Buddha Bhagawa Tagada Bhagavata Dhamma Dandari Go Agali Go Ebari Go Bani Go Pesada Vareda Bhavinui Tavri Bano Bhagavato Daugatango Usavri Bano Bhagavato Daugatango Nyayadri Bano Bhagavato Daugatango Kami Savri Bano Bhagavato Daugatango Yari Ransadari Purita Yugani Adavurita Pokala Eda Bhagavato Daugatango Auneya Pauneya Dadineya Indali Karaniya Naudara Bonya Gita Lokata Eon Baudan Tarandana Dhammatangesa Vaikawa Payawa Samita Dhamma Lomanzo Naidati Yadoni Maidan Wa Megalensa Yasamna Bodhakuna Dadado Bhagago Dodu Bina Aganda Bodha Nuba Vena Vinata Mendu Yadoni Maidan Wa Megalensa Yasamna Bodhakuna Dadado Bhagago Dodu Bina Aganda Dhamma Nuba Vena Vinata Mendu Yanoni Maidan Wa Megalensa Yasamna Bodhakuna Dadado Bhagago Dodu Bina Aganda Dhamma Nuba Vena Vinata Mendu Bhavadu Dava Mengala Ragandu Dava Devada Dava Bodha Nuba Vena Draduki Bondude Bhavadu Dava Mengala Ragandu Dava Devada Dava Dhamma Nuba Vena Draduki Bondude
ภวะตุตวะเมงกาลรักขันตุตวะเทวดาตวะสังฆานุภาเวนะตราตุเกภนตุเตสาธุสาธุสาธุ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hằng Ra Đăng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thương Ban Ra Dạ Bồ Đề Tát Đạo Bà Dạ Ma Tát Đạo Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Giang Tăng Bằng Ra Phật Duệ Số Đăng Na Đăng Tọa. Nam mô Tân Kiên Luận Đạo Y Mong A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thân Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cận Trì Hê Rê Ma Bằng Đa Sa Mê Ta Bà A Tha Đầu Vô Bằng A Thế Dân Tăng Ba Tăng Na Ma Bà Dạ Ma Bằng Hàng Đầu Đa Điện Đăng Bà Lô E Lô Ca Đê Ca Đa Đê Di Hê Rê Ma Bồ Đề Tát Đa Tăng Bà Tát Bà Ma Ra Ma Hê Rê Ba Dân Cô Lô Yên Bông Đô Lô Phật Xà Gia Đê Ma Phật Xà Gia Đê Đà Ra Địa Rê Ni Thân Phật Ra Dạ Ra Ma Phật Ma Ra Môn Đê Lệ Hê Thân Na Ra Sam Phật Ra Sa Lợi Phật Sam Phật Ra Sa Ya Ô Lô Ma Ra Ô Lô E Rê Ta Ra Tơ Rê Tô Rô Bồ Đề Ya Bồ Đà Ya Di Đê Ya Na Ra Cận Trì Địa Rê Sắc Ni Na Ba Ya Ma Ta Ba Tơ Đa Ya Ta Ba Tân Đà Ya Ta Ba Tơ Bàn Du Nghệ Thân Bàn Ra Ya Ta Ba Na Ra Cận Trì Ta Ba Ma Ra Na Ra Ta Ba Tân Ra Tăng A Môn Khê Ya Ta Ba Ma Tân Đà Ya Ta Ba Ya Kiên Tơ Đà Ya Ta Ba Na Ra Ma Yên Tân Đà Ya Ta Ba Na Ra Cận Trì Đăng Bà Ra Ya Ta Ba Ma Bà Lợi Thăng Yên Ra Ya Ta Ba. Nam mô Hằng Ra Đăng Na Đa Ya Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Tước Bạc Ra Ya Ta Ba Hằng Tận Điện Đô Mạng Đa Ra Phật Sa Ya Ta Ba Hằng Tận Điện Đô Mạng Đa Ra Phật Sa
dạ ta bà hán tơ điện đô mạng đa ra phật xá dạ ta bà ha ma ha ban nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành tâm ban nhà ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhân tiêu cô anh xa lời tự sanh bận gì không không bận gì sanh sanh tương thì không không tương thì sanh tương hành tương diệu phụng như thị xa lời tự thì chư pháp không tương bận sanh bận diệt bận câu bận tình bận tăng bận giảm thì cô không trung vô sanh vô thọ tương hành tương vô nhan dị thì thế thân ý vô sanh thanh hương vì sung pháp vô nhàn giới nại chi vô y thường giới vô vô minh diệt vô vô minh tận nại chi vô lao tự diệt vô lao tự tận vô khổ tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng diệt vô sở đăng cô bồ đề tân đó y ban nhà ba la mừng đã cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cô vô cùng vô duyên ly địa đạo mộng tượng cứu canh niên bản tam thế chư Phật y ban nhà ba la mừng đã cố đăng đa nậu đa la tam miêu tam bồ đề cô tri ban nhà ba la mừng đã thi đại thần chú thi đại minh chú thi vô thượng chú thi vô đăng đẳng chú năng trừ nhân thiệt khổ chân thiện bất hư ban nhà ba la mừng đã chú thân thiên chú viên yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà từ quý phần đương nguyên chúng sanh thế giải đại đạo pháp vô thượng tâm từ quý pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhầm kinh tạng trí huệ như hải tự quý tăng đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhân thiên vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sa thụ sa thụ sa. बहुत बहुत धन्यवाद। साधना और परंपरा के बाद आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जयंती समारोह में अब समय है उन हृदय के भाव को उजागर करने का, उन अपनों के द्वारा कुछ वो बातें, वो लम्हे आपके साथ शेयर करने का जो रिस्पेक्टेड मैडम के साथ उन्होंने जिए। उस श्रृंखला में सबसे पहले मैं श्रद्धा उद्बोधन के लिए डॉक्टर शल्या राज जी से अनुरोध करता हूँ, परमादरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी आए और श्रद्धा उद्बोधन प्रस्तुत करें। जय हिंद। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, सभागार में मौजूद सभी अतिथिगण और सुभारती परिवार के सभी सदस्यों को मेरा जय हिंद और प्रणाम। संघ माता डॉक्टर मुक्ति एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको शब्दों में समेटना अत्यधिक कठिन है। अगर सुभारती एक माला है जिसको डॉक्टर अतुल ने एक डोर में पिरोया है और हम सब सुभारती के सदस्य एक मोती हैं जो उस माला के भाग हैं, तो डॉक्टर मुक्ति वो एक गांठ थी जिसने उस माला को एकजुट बांध रखा था और वो उसकी चमक थी जिससे सुभारती चमकती थी। व्यवसाय से डॉक्टर मुक्ति एक डॉक्टर थी, पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जिसमें वो बहुत कुशल नहीं थी। चाहे वो गीत गाना हो, चाहे वो कलाकारी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी ऐसा कार्य हो, वो उसको बहुत ही दिल से करती थी, बहुत ही कुशलता से करती थी और बहुत ही अनोखेपन से करती थी। किसी भी काम को वो पूरे स्नेह और पूरे दिल से करती थी। अगर किसी से प्यार कर लेती थी
तो उसे दिल खोल के पूरा स्नेह देती थी, और अगर किसी से नाराज हो जाती थी तो उसको भी वो पूर्णता करती थी। दिल खोल कर अगर किस जिंदगी जीती थी और वो ही सभी को सिखाती थी। दिल लगाकर सब काम को करती थी और उसको अपना सर्वोत्तम देती थी, उसे उच्चतम तरीके से करती थी। उनसा कोई नहीं था। मेरी माँ थी, मुझे उनसा कोई लग भी नहीं सकता था, पर उनके तो सभी बच्चे थे। एक बार मेरी उनसे लड़ाई हो गई। उन्होंने मेरे अलावा किसी और को बेटा कह दिया। मैंने कहा, किसी और को बेटा मत कहा करो, मैं हूं आपकी बेटा। बोली, मेरे तो 5000 बच्चे हैं और मेरठ में तो बिटिया कहते हैं। हंसकर मुझे जोर से गले लगा लिया। कहने को अनेक बातें हैं, पर समय और शब्द की सीमा है। परंतु 3 बातें जरूर कहूंगी। वह एक सशक्त नारी थी। इंडिपेंडेंट वुमन किसको कहते हैं और इंडिपेंडेंट जीना किसको कहते हैं, ये उन्होंने मुझे सिखाया और हम सबको सिखाया। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट, एक सशक्त नारी का सर्वोत्तम एग्जाम्पल रखा और वही हम सबको सिखा गई। हर काम को परफेक्शन के साथ किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से पूर्ण करते हैं, वो हम सबको सिखा गई। अपने हर कर्तव्य को उन्होंने पूर्णता निभाया, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो एक औरत का हो, चाहे वो एक माँ का हो। और सबसे ज़्यादा जो उनसे मैंने सीखा और उनके जाने से सीखा कि समय पर किसी का भी जोर नहीं है, समय सबसे प्रबल है। इसलिए अपने प्यार करने वालों को और अपने परिवार वालों को अपना हर एक कीमती वक्त ज़रूर दें, किसी भी पल को छोटा ना समझें। जब उनकी बहुत याद आती है तो कई बार कविता लिखती हूँ। जाते जाते भी ये सिखा गई। मेरा एक और गुण मुझ में उभार गई। उनके लिए एक दिन जब उनकी बहुत याद आ रही थी तो कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, आज आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आज फिर तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कुछ उलझन सी हो रही है और मन में उछाले आ रही हैं। कोई नहीं है मन का दर्द बांटने को, कोई नहीं है इस घबराहट की वजह को जताने को। तुम होती तो संग बैठ जाती, तुम पूछती क्या खाओगी और झट से कुछ ले आती। चेहरा पढ़ लेती थी मेरा और समझ जाती थी कुछ बात है। कहती, बेटा बताओ किसने क्या कहा है, डांटा है क्या, किसने हमारी बेटी को तंग किया है। अभी हम फोन लगाते हैं और खाट खड़ी ना कर दें तो हमारी भी कोई गांठ नहीं। बस तुम्हारा इतना कहना ही बहुत होता, तुम्हारे हाथ से मिली कॉफी ही बहुत होती, साथ में बैठकर हर पल ही बहुत होता। बस माँ तुम्हारी आवाज ही बहुत होती। अब तो सब खुद ही करना है, खुद ही उठना है, खुद ही संभलना है। बात कुछ है भी नहीं, मन कुछ भारी है। तुम याद आ रही हो, रोज से कुछ ज्यादा आंखें से छलक रही हो। पल ये भी गुजर जाएगा, फिर सब समकक्ष हो जाएगा। याद तो कल भी आओगी, शायद कल याद आज से कम आओगी, याद आज ज्यादा आ रही हो। तुम्हारी शल्या। जय हिंद। उद्बोधन के लिए आभार। ये बहुत मुश्किल है किसी को याद करके उनको शब्दों में पिरोना। मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जितने भी सदस्य जो बहुत नज़दीक हैं, जिनको मैं बुला रहा हूँ, मेरा अनुरोध भी है, भावुकता थोड़ी और बढ़ जाती है, इसलिए आप थोड़ा संक्षिप्त में ही रखें। अभी भी सब लोग भावुक हो गए। मैं डॉक्टर वैभव सर से अनुरोध करूँगा वो आएँ और श्रद्धा उद्बोधन के शब्द कहें। परम श्रद्धेय संघ माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मैडम के मूल्य के बाद में मतलब वो सारा का सारा जो मैडम के साथ लगभग 20 साल का साथ था, वो चलचित्र पूरा दिमाग के अंदर आने लगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। कम समय में 1-2 बात ही कहूँगा। 2010 में हमारे विश्वविद्यालय का यूजीसी का इंस्पेक्शन हुआ था। इंस्पेक्शन के बाद में जब यूजीसी की रिपोर्ट आई तो 2011 के अंदर एक गेट टुगेदर थी। फादर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, 3-4 महीने से दिल्ली के डॉक्टरों से इलाज चल रहा था और पिताजी भी शायद ज़िंदगी से हारने लगे थे। मन थोड़ा दुखी था। मैडम ने देखा, करीब आकर बोला कि आज बहुत दुखी लग रहे हो। मैंने कहा पापा की तबीयत ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा यहाँ ले आओ। मैंने कहा नहीं, दिल्ली के अंदर कई डॉक्टर को दिखा लिया, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रही हूँ यहाँ लेकर आओ। एक दिन मैं पापा को यहाँ लेकर आया तो अचानक एडमिट कराने के 2 घंटे बाद उन्हें पता नहीं कहाँ से मालूम पड़ा कि मैं ले आया हूँ। वो रूम के अंदर आई, उन्होंने पापा का पूरा चेकअप किया और फादर से बोला उन्होंने कि भैया आपको कोई बीमारी नहीं है, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम बता रहे हैं कोई बीमारी नहीं है, आप सिर्फ पोस्ते का हलवा खाइए, कोई दवाई मत खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। 8 से 10 दिन जो मैडम ने बताया मैंने उसी तरीके से वर्क किया और फादर जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि हमें बीमारी नहीं मिल रही है, फादर भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी से हारने लगे थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। आज मेरे पिता मेरे साथ हैं। तो वो जो कर्ज मैडम ने मुझे दिया शायद इस जीवन में वो मैं नहीं चुका सकता। बहुत सारी बातें हैं, कई साल सुभारती में रहे, बहुत सारे लोगों के संस्मरण हैं। 1-2 बार जरूर कहना चाहूँगा, मैडम के साथ लगभग 3 साल विभिन्न इंटरव्यू में बैठने का मौका मुझे मिला, जिसमें हर फैकल्टी के इंटरव्यू हुए। मैंने देखा कि मैडम को हर फैकल्टी की एक एक अच्छाई का आइडिया था। लोग कहते थे कि मैडम डांटती हैं, लेकिन मैंने देखा कि मैडम हर व्यक्ति की अच्छाई को संभाल कर रखती थी और बताती थी कि उसके अंदर ये अच्छाई है और वो उस अच्छाई को इस विश्वविद्यालय में और अपने हित के अंदर प्रयोग करे। मुझे महसूस हुआ जब भी मैडम के साथ मैं रहा, वो ये चाहती थी कि लोग जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट उनकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी से काम करें। और आज के दिन मैं यही कहूँगा कि अगर हम मैडम को दिल से चाहते हैं, उनके करीब हैं, तो हमारी जो अंदर की ऊर्जा है, उस ऊर्जा से, सकारात्मक सोच से जो हम कर सकते हैं वो करें। जहाँ पर हैं, जिस पद पर हैं, जिस जगह पर हैं, हम उस तरीके से काम करें। शायद इससे अच्छी श्रद्धांजलि मैडम के लिए नहीं होगी। और मैडम कहीं ना कहीं एक इनविजिबल पावर के रूप में सुभारती में हर जगह मौजूद हैं। हमें सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है और जब जब हम अच्छा काम करेंगे तब हमें महसूस होगा कि कहीं ना कहीं वो मुस्कुरा कर कह रही हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अच्छा करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सर्वप्रथम संघ माता डॉक्टर मुक्ति के पावन चरणों में मेरा नमन। उनके जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री व्यास जी, मंच पर शोभित सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे परम आदरणीय संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्णा, सभागार में उपस्थित प्रथम पंक्ति में सभी विशिष्ट अतिथिगण और सभागार में बहुत दूर दूर से आए हुए सभी हमारे अतिथि जो कि डॉक्टर मुक्ति के बहुत प्रिय रहे हैं सभी गण, उन सभी को मेरा दिल से अभिवादन। और मैं आपको स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की तरफ से इस समारोह के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप दूर दूर से आए इस ठंड में और आप शांति से इस समारोह को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपना अभिवादन बहुत समय नहीं लूँगा, 2 चीज़ों से शुरू करूँगा। पहली चीज़ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज इस दिन की अध्यक्षता करने का मौका मिला। इसके लिए मैं भगवान को जरूर नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, लेकिन सुभारती की आत्मा जिसके पीछे सुभारती चलती है, उस आत्मा को भी धन्यवाद देता हूं जो कि डॉक्टर मुक्ति हैं। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने सुभारती ऐसे समय में ज्वाइन की जब मुझे उनका सानिध्य नहीं मिला, मैं उनको नजदीक से देख नहीं पाया, उनसे डायरेक्ट मेरा एक इंटरेक्शन नहीं हुआ। शायद वो होता तो मैं अपने भाग्य को और सराहता, लेकिन वो बात नहीं थी। मुझे जब सुभारती में आने का मौका मिला और इस कुलपति के पद पर मुझे बैठने का मौका मिला, तो इससे पहले मैं सोच रहा था कि जब मुझे मुख्य मीन्स कुलपति के रूप में सुभारती को मैं बैठना होगा तो मुझे देखना होगा कि सुभारती की आत्मा
कहाँ है और कौन है जिससे मुझे अपने आप को अलाइन करना होगा, जिससे मुझे प्रेरणा लेनी होगी और जिसके प्रेरणा से चलते चलते मुझे अपने कार्य में आगे बढ़ना होगा। तो मैं इस चीज पे सोचता रहा और कई लोग मेरे मित्र हैं जो कि डॉक्टर मुक्ति के भी मित्र उनके इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के दौरान रहे हैं, उनसे मैंने पूछा और जो उन्होंने मुझे बताया, और उससे मुझे लगा कि सुभारती की आत्मा, सुभारती यदि एक शरीर है तो उसकी आत्मा डॉक्टर मुक्ति है। उससे ही, उनके जीवन से ही हमें प्रेरणा लेनी है और उनके आदर्शों पे और उनके एस्पिरेशंस पे, जो वो करना चाहती थीं, जो उनके मन में था, उस चीज को समझना होगा और उसी रास्ते पे आगे चलना होगा और मुझे वो लीडरशिप देनी होगी यूनिवर्सिटी को। इस बारे में मैंने सोचा और मुझे लगा कि मैं मिल नहीं पाऊंगा, तो मैंने सर्वप्रथम पहला दिन अपनी सुभारती में अपना कार्यकाल और अपना पद ग्रहण करने से पहले सोचा कि मैं 2 महान विभूतियों के चरणों में पुष्पांजलि करके, माल्यार्पण करके अपना दिन शुरू करूंगा। और वो 2 हस्तियां हैं, स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम से सुभारती यूनिवर्सिटी चलती है, उनके आदर्शों पे चलती है, और दूसरी सुभारती विश्वविद्यालय की आत्मा जो डॉक्टर मुक्ति हैं। उनके सामने तो नहीं जा सकता, बट उनके चित्र पे माल्यार्पण और करके मैंने अपने दिन की शुरुआत की। और ये कोशिश आज भी करता हूं कि मुझे इस चीज का अवसर नहीं मिला कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन आज भी जब मैं विश्वविद्यालय की उस कुर्सी पे बैठता हूं तो मैं महसूस करता हूं और एक तरह से एक्सपीरियंस करता हूं कि जो उनकी आत्मा में था, जिस तरह से जो चीजें थी, उस चीज से मुझे प्रेरणा लेनी है। अब वो क्या क्या थी? एक तो उनका सबसे पहला था कि एक आप जो निश्चय करें, दृढ़ निश्चय करें, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए जिंदगी में, आप जरूर प्राप्त करेंगे अपने लक्ष्य को। और उस काम को करने के लिए आपको दिल, दिमाग, सब कुछ जोड़ना होगा। यह चीज एक प्रेरणा थी। दूसरी प्रेरणा, उनको अपने प्रिय थे, अपने स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो कि संस्था के जान है, विद्यार्थी और हमारे अस्पताल में आने वाले मरीज, उनकी सेवा। और जो प्रेरणा मिली शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, इन 4 स्तंभों को लेकर चलना होगा, जो कि प्रेरणा मिलेगी उन्हीं से। तो इन चीजों को लेकर के हमें लगा कि सबसे पहले स्टूडेंट्स के हित में, मरीज के हित में, और अपने वो कर्मचारी जो कि दिल से काम करते हैं, उनके हित में काम करने का की तरफ मुझे जाना चाहिए। तो ये मेरी एक प्रायोरिटीज मैंने बनाई अपनी इस दौरान, स्टूडेंट के हित में, मरीज के हित में, और जो हमारे कार्यकर्ता जो भी हैं इस विश्वविद्यालय में, जो दिल से काम कर रहे हैं और जो डेडिकेटेड हैं इस विश्वविद्यालय के लिए। वो नहीं सोचते कि हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अभी इसका एक उदाहरण मैंने देखा कि अभी हम एक आयोजन किया था, उसमें एक हमारे सफाई कर्मचारी को बोला कि आप देशभक्ति पे कुछ गीत गाइए। उन्होंने खुद बनाई थी वो कविता, मुझे बड़ा एक्चुअली प्रेरणा मिली उनसे भी। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ जोड़ लिया डॉक्टर मुक्ति का नाम, और डॉक्टर मुक्ति को जिस तरह से उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ उनकी वो किया, वो शो करता है कि इस विश्वविद्यालय के हर कार्यकर्ता के दिल में उनके लिए कितना आदर और कितना प्यार था। तो वो था क्योंकि वो दिल से जो भी करती थी, हर के हित में काम करती थी। जैसे डॉक्टर शल्या जी ने भी बताया
कि वो जो भी करती थी दिल से करती थी, गुस्सा भी करती थी तो दिल से करती थी, और थोड़ा सा सूक्ष्म सा पीरियड के लिए गुस्सा फिर निकल गया। और तीसरी चीज जैसे कि सशक्तिकरण, कि आप अपने आप को कैसे सशक्त करें, आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, आप संपूर्ण विकास कैसे करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आप डॉक्टर हैं तो खाली डॉक्टर का ही काम करें, आपके अंदर जो और छिपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को आप कैसे निकालें। एक बहुत अच्छी नृत्य करती थी, बहुत अच्छा संगीत था और पेंटिंग करती थी। तो ये सब एक बहुमुखी प्रतिभा आप सबके अंदर है और हम सबके अंदर है, लेकिन ज़रूरत है उसको डेवलप करने की और उसको एक्सपोज करने की। डॉक्टर अमरीश ने कहा कि ये ना भूलिए कि लोग क्या कहेंगे। आपके अंदर, हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है और जो हम ध्येय बना करके काम कर रहे हैं, हमें दुनिया के बारे में नहीं सोचना है कि हम दुनिया क्या कहेगी, हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना है। तो हम समय की प्रतिबद्धता है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सिर्फ एक ही मैसेज है कि जो हम श्रद्धांजलि दिवस उनके याद में मना रहे हैं, मैं सोचता हूँ श्रद्धांजलि के साथ साथ हम इसको प्रेरणा दिवस भी कहें तो हम ये प्रेरणा दिवस के रूप में भी इसको श्रद्धांजलि के साथ साथ प्रेरणा भी जोड़ें। तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उस प्रेरणा के साथ साथ हम अपना स्वयं का विकास और समय संस्था का विकास और समय देश के विकास में काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। सभी उपस्थित अतिथिगण, सभा में उपस्थित सभी लोग, डॉक्टर मुक्ति की छवि कुशल चिकित्सक, कर्मठ महिला एवं सख्त प्रशासक की थी। 20 वर्ष मैंने उनके साथ रहकर समझा, वाकई जो ये छवि थी वो वास्तविक थी। कुशल चिकित्सक थी, लेकिन एक वाक्य जो हमेशा गूंजता था मेरे कान में, उन्होंने मेरे से कहा कि संजय, पैसा नहीं, ये पेशेंट अगर पैसा नहीं देके जा रहा है कोई बात नहीं, ये अनुभव देके जा रहा है, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं। ये बात आज तक मेरे कानों में गूंजती रहती है। एक कर्मचारी के बच्चे का ऑपरेशन होना था, दुर्भाग्य से हमारे यहाँ डॉपलर मशीन खराब थी। मैंने सहजता से कहा, मैंने आप एक बार बाहर से डॉपलर करा लाओ। उस बेचारे के लिए वो जांच बाहर बहुत महंगी थी। मैडम ने मुझे फोन किया, बोली क्यों कराना चाहते हो? मैंने कहा मैम इसलिए कराना चाहता हूँ कि कंफर्म हो जाए और कम से कम हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम बता सकें वास्तविकता में यही ऑपरेशन होना चाहिए था। बोली नहीं। अच्छा ये बताओ 10 साल पहले जब ये नहीं था तब क्या करते थे? मैंने कहा सब ऑपरेशन करते थे, केवल ऑपरेशन ही करते थे। टेस्टिकुलर टॉर्जन रिक्वायर सर्जरी। बोली तो मैं कह रही हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, तुम इसका ऑपरेशन करो बच्चे का। और आप यकीन जानिए समय से किया गया ऑपरेशन सफल रहा। वो बच्चा आज बड़ा हो चुका है, सब कुछ ठीक है। कर्मठ महिला, हाँ बिल्कुल कर्मठ महिला थी। खुद उनकी तबीयत जब ठीक नहीं थी, डॉक्टर अतुल की तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई, वो अदम्य साहस उनके चेहरे पर दिख रहा था। वो परेशान थी लेकिन विचलित नहीं हुई, टूटी नहीं। पूरी बारीकी से, पूरी गहनता से उन्होंने डॉक्टर अतुल के इलाज को सामने देखा। बिल्कुल वाकई वे कर्मठ महिला थी। सख्त प्रशासक थी, क्योंकि वो कविता शायरी बहुत अच्छी करती थी, लेकिन शब्दों के जाल में कभी नहीं फंसती थी, ना फंसाती थी किसी। सत्य को सत्य, असत्य को असत्य। शायद ऐसा बोलने वालों को हमारी मेरठ की जुबान में खड़ताल वाला व्यक्ति कहते हैं। हाँ, सख्त प्रशासक थी। इसी की देन आज हमको दिखाई पड़ती है। प्रत्येक विद्यालय में हर एक जना शालीनता से ड्रेस्ड अप है। ये मैडम की देन है, जो किसी भी मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में नहीं है। एक ड्रेस कोड उस शालीनता का परिचायक है। मैं परख पाया उनकी इस कुशल प्रशासक या सख्त प्रशासक को जब उन्होंने एक दिन हमारे डिपार्टमेंट में आके कहा, दिवंगत डॉक्टर नागर साहब थे, कि ये कोई एक क्लर्क शुरू में आई हमारे यहाँ, बड़ी एक्सपर्ट हो गई वो। तो उन्होंने उसके काम को परखा। बोली मेडिसिन डिपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है, ये इतनी अच्छी क्लर्क है कि इसको तो मेडिसिन डिपार्टमेंट होना चाहिए। सर भी तेज थे, उन्होंने भी खैर उसको खैर टाल दिया कि नहीं हमने बड़ी मुश्किल से ट्रेन किया है उसको। मैं उस समय समझ नहीं पाया। बाद में मेरी समझ में ये आया कि वो जो क्लर्क थी उसका काम और दुगना हो गया, क्योंकि उसको मैडम के जो शब्द थे
उन्होंने इतना ज़्यादा उसको प्रेरणा दी। ये शब्द जानबूझ के उन्होंने कहे थे, उनको लेके नहीं जाना था, बस लड़की की तारीफ करनी थी अपने तरीके से। शायद प्रशासक, कुशल प्रशासक या सख्त प्रशासक ऐसे ही होते हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं सभी अतिथिगणों को, शुभारती में कभी आप वर्किंग डे में आइए, जो शालीनता, जो कलात्मकता, जो अनुशासन और जो परिवारवाद आपको दिखाई पड़ेगा, जिसका आभास होगा, वो ही डॉक्टर मुक्ति के आज तक होने का आभास दिलाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सभी व्यक्तियों का मेरा अभिनंदन। मैंने सुभारती संस्था को अगस्त 97 में ज्वाइन किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। मेरे इस प्रोफेशनल कैरियर के 24 साल मैंने मैम के साथ गुजारे। मैम का सानिध्य और मैम का प्रेम मुझे मिला और हमने इस 24 साल में एक बहुत सुंदर रिश्ता मैंने मैम के साथ जिया है। वो रिश्ता जिसके बहुत सारे रूप थे, एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, एक सीनियर जूनियर, एक फ्रेंड और एक गार्जियन। सब रिश्तों का डिनोमिनेटर एक ही था, गलती करोगे तो मैं समझाऊंगी। और इस शायद मैम की इसी क्वालिटी की वजह से ये रिश्ता इतने साल निभा और उससे इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी कि जिसको बताया नहीं जा सकता। कभी प्यार से, कभी सख्त शब्दों में और कभी डांट कर, पर उन्होंने हमारी गलती को सुधारा। प्यार से कही हुई बात तो सबको समझ में आती है जल्दी और खुश भी होते हैं, लेकिन जब मैम डांटती थी तो वो और अच्छा होता था, क्योंकि उनको डांटने के बाद उनकी जो पैम्परिंग होती थी, जो मनाना होता था, वो बहुत ही सुंदर था। कहते हैं ईश्वर जब किसी को कुछ देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैम के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि उनको कला ईश्वर ने छप्पर फाड़ के दी थी। हम अपने मेडिकल प्रोफेशन में बैक्टीरिया, पैरासाइट, इन सब के साइंटिफिक नेम याद करते हैं। मैम को वो तो था ही याद, इस पूरे कैंपस में जितने पेड़ पौधे लगे हैं उन सब के बॉटनिकल नेम भी याद थे, उन सब के नाम भी याद थे। उनके साथ गुजारे हुए वक्त की इतनी सारी मेमोरीज हैं कि उसको बताने के लिए शब्द और टाइम दोनों ही बहुत कम है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि जब मैम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब भी मैम मेडिकल कॉलेज में आती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, क्लास लेती थी। उनके ड्राइवर मिस्टर राजकुमार जब हमें मेडिकल कॉलेज में उस वक्त दिखाई देते थे तो हमारा एक क्वेश्चन होता था उनसे देखकर कि मैम कहाँ हैं, क्योंकि कुछ कारणों से उस वक्त कम मुलाकातें हो पाती थी। अभी भी उन मैम के जाने के बाद जब मिस्टर राजकुमार हमें मेडिकल कॉलेज में दिखाई दिए तो रिफ्लेक्सली एक क्वेश्चन दिमाग में आता था, लेकिन उसमें शब्द बदल गए थे कि तुम यहाँ कैसे, क्योंकि पता था कि अब मैम हमारे पास इनविजिबल फॉर्म में है, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में है। वो वेरी गुड टीचर, टीचिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा थी। कोई भी फंक्शन हो, एकेडमिक फंक्शन है, कल्चरल प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी है, किसी का इनफॉर्मल गेट टुगेदर है, मैम हर फंक्शन की रौनक होती थी। एक गाना है, महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज़ पे नूर आ जाता है, बिल्कुल इन व्यक्तियों को चरितार्थ करती थी मैम। अगर आंख बंद करो तो कभी और उन्हें याद करो तो कभी अंडर कंस्ट्रक्टेड मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में मैं उनको अपने साथ घूमते हुए देखती हूँ, कभी फेरी में बैठ के पूरे कैंपस का चक्कर लगाते हुए, एक बार मेरठ, एक बार लखनऊ से आते हुए दौड़ते हुए उनके साथ बिल्कुल छूटती हुई ट्रेन पकड़ी थी। दिल्ली में जाकर उनके साथ वेस्ट डिस्पोजल की हमने वर्कशॉप की थी। तो देयर आर सो मैनी मेमोरीज जिनको कि बताया नहीं जा सकता, बस सिर्फ उनको रेलिश किया जा सकता है, उनको अनुभव किया जा सकता है और वो हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान लाती हैं। मैं बस मैम की एक गज़ल जो मैम बहुत गाती थी, उन्हीं के शब्द उन्हीं के लिए कहती हूँ कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।
धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। सभी सभागार में बैठे पदाधिकारी, सभी कर्मचारी, शिक्षकगण, सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय संघ माता डॉक्टर मुक्ति भटनागर मैम के लिए। एक्चुअली मैंने जब यहाँ पे 1999 में ज्वाइन किया था, उस टाइम पे सिर्फ डेंटल कॉलेज हुआ करता था और मैम का ऑफिस हमारे डेंटल कॉलेज के अंदर ही होता था। तो उस टाइम पे हमारी मैम के साथ में काफ़ी मुलाकात होती थी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ डेंटल कॉलेज ही था। तो उस टाइम उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उसको एक्चुअली अभी इतने कम टाइम में बोल पाना, क्योंकि कल मैं सोच रहा था क्या बोलूँगा, मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द इतने सारे थे, एक शब्द के साथ में इतने सारे शब्द जुड़ रहे थे कि मैंने कहा कि जो भी बोलूँगा मैं दिल में जो आएगा वो बोल पाऊँगा, लिख के बोल नहीं सकते इसको हम। मैम के अंदर एक आत्मीयता थी, उनसे जब भी मिलते थे तो ऐसा लगता था कि वो 2 मिनट में ही अपना बना लेती थी आदमी को। और वो उसके साथ में अपना बनाने के साथ में जितने भी कर्मचारी, हम जैसे मैं जब भी मिलने जाता था तो वो मेरे परिवार के बारे में, सबके बारे में सब कुछ जानती थी, सबके बारे में पूछा करती थी। इसके अलावा मैं ही नहीं, मेरी एक सबसे ज़्यादा एक आश्चर्य बात थी कि उनको सारे हमारे सुभारती परिवारगण के लोगों के नाम याद थे, उनके परिवार के लोगों के नाम याद थे। वो जब भी किसी से मिलती थी तो वो खुद उनके बारे में नहीं, उनके परिवार का नाम से पूछती थी कि हाँ भाई आप उनके क्या हाल चाल है, आपके माताजी या पिताजी या बच्चों के क्या हाल चाल है। ये उनकी उदारता थी। दूसरी चीज़ थी कि वो जब भी हमारे कॉलेज में आती थी तो हमारे जितने ही फंक्शंस होते थे, हमारे फंक्शंस में वो हमेशा सबसे पहले हम उन्हीं को इनवाइट करते थे। और जब भी हमारे फंक्शन में वो आती थी तो वो एक तरह से उसकी जान डाल देती थी। कई बार फंक्शंस हमारे बड़े बोरिंग हो जाते हैं, उसमें हम एक ऑफिशियल सा भाषण या लेक्चर देने लगते हैं, लेकिन जब मैडम आती थी तो उसके बाद में एक लाइट सा माहौल हो जाता था। बच्चों भी उनके लेक्चर्स को, उनके भाषण को, उद्बोधन को बहुत एंजॉय करते थे। स्ट्रिक्ट थी, वो डांटती बहुत थी, लेकिन साथ में वो हमेशा ये क्या करती थी कि मैं सिर्फ आपके कृत्य को डांट रही हूँ, आपने जो गलत कार्य किया है मैं सिर्फ उसको डांट रही हूँ, आपसे मेरे को आपको नाराज़गी नहीं है। और आदमी जब भी अपने कार्य को इम्प्रूव करता था तो उसकी सराहना भी वो दिल खोल के करती थी। उनके अंदर जब बच्चों से मिलती थी तो उनके अंदर जो आत्मीयता थी, उनके अंदर कन्विंसिंग पावर इतनी ज़्यादा थी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार 2003 या 4 की बात है, कुछ असामाजिक तत्व ने हमारे कॉलेज के बच्चों के साथ में कुछ चीज़ की वजह से धरना दे दिया। तो वो डेंटल कॉलेज के बाहर धरने पे बैठ गए। उस टाइम के जो हमारे प्रधानाचार्य थे उन्होंने उसको समझाने की कोशिश करी, वो लोग नहीं माने। तो उसी टाइम पे डॉक्टर मुक्ति मैम वहाँ पे आई और उन्होंने, तो हम सब ने कहा कि मैम वहाँ पे थोड़ा सा और बाहर के लोग भी हैं तो कृपया आप वहाँ मत जाए, सिक्योरिटी का भी आपको खतरा भी हो सकता है। बोली खतरा? किस चीज़ का खतरा? ये हमारे अपने बच्चे हैं, अपने लोगों से कोई खतरा हो सकता है क्या? उन्होंने तभी सब सिक्योरिटी को पीछे किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ चलो वहाँ पर, तुम पीछे खड़े रहना, तुम उनसे कुछ मत बोलना, बात मैं करूँगी। वो गई मैडम, मैं उनके पीछे गया। मैं थोड़ा दूरी पे खड़ा रहा क्योंकि मैम ने मुझे दूरी पे खड़े होने के लिए कहा था। 5 मिनट बात की होगी मैम ने। उसके आधे घंटे के बाद जो बाहर के थे लोग वो सब चुपचाप चले गए। जो हमारे अपने विद्यार्थी थे वो सब लोग उन्होंने आके माफ़ी मांगी सबसे, हमारे सीटी से माफ़ी मांगी, हमसे गलती हो गई थी, हमको बहकाया गया था, इस वजह से हम ये धरने पे बैठ गए थे। ये उनकी कन्विंसिंग पावर थी। मतलब वो अगर 5 मिनट भी अगर किसी से बात कर लेती थी तो उससे वो आदमी उनसे इतना प्रभावित हो जाता था उनकी बातों से कि वो उनकी बातों को टाल नहीं सकता था। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते थे कॉलेज के अंदर, उसके अंदर कई बार होता है कि बाहर से हमारे बड़े बड़े विशेष पदाधिकारी आते हैं, तो उनके साथ कई बार बातचीत करने में थोड़ी सी झिझक सी रहती थी। लेकिन मैम जब वहाँ रहती थी तो ये हमें इस चीज़ का पूरा विश्वास होता था कि मैम हमेशा कुछ बातें लाइट सी जोक मार के या हल्का सा गाना गा के, वो जितना भी विशेष पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उनके साथ में माहौल को इतना लाइट कर देती थी कि उसके बाद में आपसी जो वार्तालाप है बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही लाइट तरीके से होता था। बीच में कोरोना टाइम पे हमारे डेंटल कॉलेज में बहुत सारे लोग बीमार पड़े थे। मुझे आज भी याद है, रोज़ मैम सुबह को फ़ोन करके पूछा करती थी कि हाँ भाई
इसकी कैसी तबीयत है, इसकी कैसी तबीयत है, अगर बोलोगे तो मैं डॉक्टर कृष्णा से कहती हूँ, वो उसका विशेष ध्यान रखेगा। मतलब इतनी आत्मीयता था कि हर बच्चे का, हर फैकल्टी का, हर कर्मचारी का वो अपना पर्सनल लेवल पे ध्यान रखती थी। तो कहने को तो बहुत कुछ है, बस टाइम कब है, तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मैम की सोच, उनकी, वो हमारे साथ सदैव रहेगी। और हम आशा करते हैं कि मैम का जो हमसे वो चाहती थी, हम उनके सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उनका वो सदैव उनके विचार सदैव हमारे साथ रहेंगे और हमारे लिए वो सदा अमर हैं। वो सदैव हमारे साथ में किसी न किसी रूप में अपने विचारों के साथ, अपने प्रोत्साहित वर्णों के साथ में हमारे साथ सदैव रहेंगी। जय हिंद, जय बसु भारत। सबको मेरी नमस्ते। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य विकास अधिकारी बागपत ML व्यास जी, हमारे ही मेरठ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब अमरीश जी, मेरी ही तरह ब्लॉक प्रमुख आगरा से और कुलपति जी डॉक्टर साहब, आज इस जयंती समारोह में मेरा होना इस चीज़ को स्पष्ट कर रहा है कि शायद ऐसी अनुभूति से मैं नहीं मिल पाया जो एक परमात्मीय शक्ति थी। डॉक्टर साहब, आपकी संस्थान में आप नाक कान गले के डॉक्टर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पे इंसानियत के डॉक्टर भी हैं। जितना मैं सुन पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मैं अपनी बहन डॉक्टर शैलजा जी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे बीच जो अनुभूति नहीं है, उन्होंने आपसे एक बात कही कि बेटा तू अकेले नहीं है, मेरे बहुत हैं। तो आपका ये भाई उसी कड़ी में एक छोटा सा मोती है जो आपके साथ सदा खड़ा रहेगा। और जो काम हमारे बीच डॉक्टर साहब ने रहते हुए करे और अभी भी ये संस्थान कर रही है, मेरे क्षेत्र में मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं जाता हूँ। गरीब बच्चों के लिए जो संस्थान ये कर रही है, वो शायद मेरे जैसे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी नहीं कर पा रहे। ऐसे बच्चे जो कि बाल कटवाने तक उनके पास पैसे नहीं है, सक्षम नहीं हैं, इस तरह के प्रोग्राम आपका प्रतिष्ठान कर रहा है। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं गरीब, उनकी आप पढ़ाई करा रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए आपने स्कूल खोले हैं। मेरे ही क्षेत्र में 3 आधारशिला लैब जो कि आप बनवा चुके हैं और एक कल शायद आप लोग कर रहे हैं उसका उद्घाटन, उसमें मैं भी रहूँगा। तो जो काम आप कर रहे हैं वो इंसानियत है और वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये हमारी डॉक्टर मुक्ति जी जो थी, ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो हमारी संस्थान पे बना हुआ है और हम ये सब कर रहे हैं। इसी बीच मैं आपसे एक चीज़ और साझा करना चाहता हूँ कि जब आप सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा बन जाऊँगा। मेरे क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान नहीं है। एक खेल मैदान में बनवाने जा रहा हूँ जहाँ पे वो बच्चे जो कि फ़ौज की तैयारी करती हैं, मेरी बहन जो रेस करती हैं, वो सड़क पे दौड़ती हैं। मेरे क्षेत्र में जो ये खेल मैदान में बनवाऊँगा वो डॉक्टर मुक्ति जी के नाम से आपके द्वारा ही उसका उद्घाटन होगा। वो हमारे बीच, हमारी यादों में हमेशा रहेंगी और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, इस प्रतिष्ठान को और आगे लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और 2 पंक्ति आपके बीच कहूँगा। जिसके पास उम्मीद और आस है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। धन्यवाद। संघ माता डॉक्टर मुक्ति को नमन। इस संस्थान के फाउंडर कुलपति महोदय, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, शिक्षकगण, मुख्य और विशिष्ट अतिथिगण, सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि पूर्व के वक्तागण, चाहे डॉक्टर सल्या हों, चाहे डॉक्टर वैभव हुए, सभी ने जो चीज़ें बताई, मैं तो नहीं मिल सका ऐसी शख्सियत जो समाज को एक दिशा दिया। जिस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन को मानने वाली और लोगों पे एक अच्छे प्रशासक की तरह अनुशासन को मनवाने वाली, ऐसी थी माता मुक्ति जी। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं,
एक वे होते हैं, ज़्यादातर वे होते हैं जो अपने राष्ट्र पर गर्व करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्र गर्व करता है। आप उन लोगों में से हैं जिस पे राष्ट्र गर्व करता है। शैक्षणिक संस्थान का संचालन राष्ट्र निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। हर चीज़ का, जैसे तो राष्ट्र निर्माण में हर एक चीज़ का योगदान रहता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं ये राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखते हैं। और कहा भी गया है कि शिक्षक वो होता है जिसकी गोदी में विनाश और सृजन दोनों खेलते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं, ये सही भी है। सारे एग्जाम्पल से आप लोग देख भी सकते हैं कि ट्विन टावर पर अटैक करने वाले भी पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर थे। तो किस तरीके की शिक्षा समाज को चाहिए? केवल शिक्षित होना, केवल सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं होती है। हम अपने संस्कारों से कितने जुड़े हुए हैं। समाज में आज एक नई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है, परिवारों का विघटन हो रहा है। इस तरीके की समस्याएं आती है कि वेल एजुकेटेड फैमिली है, फिर भी माँ बाप को सम्मान नहीं दे रहे हैं। कोई अनाथालय भेजने के प्रयास में है, कोई प्यार से बात करने को नहीं चाहते हैं बच्चे। ऐसी शिक्षा से क्या मतलब है? मुझे तो मैं कई बार बोलता भी हूँ मंच से कि इससे तो अच्छा अशिक्षित ही रहना है। अगर हमारी शिक्षा इस तरीके की है कि हम अपने माँ बाप की देखभाल भी नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने समाज के बारे में क्या सोचेंगे और अपने देश के बारे में क्या सोचेंगे? जब हम अपने परिवार के ही नहीं बारे में सोच पा रहे हैं, हम उनका ही देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस मंच से सभी से आग्रह करता हूं कि जब भी आप लोग जहां भी समाज में बैठते हैं, देखिए हम बातें तो कभी बार बैठते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने ये कर दें, वो कर दें, हमने ये शिक्षा ग्रहण की, वो कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि परिवार से लेकर के राष्ट्र तक हमारे अंदर क्या है, हम एक अच्छे इंसान अगर होंगे तभी हम एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, तभी हम एक अच्छे नेता बन सकते हैं, तभी एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, तभी एक अच्छे समाज के नागरिक बन सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम स्वयं एक अच्छा इंसान बने। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसा कि पूर्व के सभी वक्ताओं ने बताया कि माता जी की ऐसी थी जिन्होंने पूरे संस्थान को एक परिवार की तरीके से माना, पुण्य आत्मा थी, कुछ चीज़ों को एंटिसिपेट पहले ही कर लेती थी। तो वो चीज़ें वाकई दिखती हैं। अब वो देखने का नज़रिया होता है। देखिए आज जब सुबह मैं निकला तो देखा इतनी खूबसूरत धूप खिली है, कल का मौसम कितना ख़राब था। ये हमें संकेत देती है कि शायद प्रकृति भी साथ में जयंती का समारोह मना रही है। तो ये चीज़ें हैं। मैं तो जो भी आप लोगों के माध्यम से उनके बारे में जान पाया कि ऐसे ही लोग होते हैं जो समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में परिवार की तरीके से, गार्जियन की तरीके से अपना योगदान देते हैं। डॉक्टर खरे सर ने बताया कि मतलब उस परिस्थितियों में जब वो टूट रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से उन्हें एक संबल दिया और फिर आगे चल करके एक इतनी बड़ी संस्था खड़ी होती है। तो और हम लोग आज के परिवेश में देखते हैं कि आज भी एक महिला को आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट ढंग से काम करने में कितनी दिक्कतें आती हैं। समाज में आज भी हम कितने भी पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम रूढ़ियों में कुछ न कुछ फंसे हुए हैं। और आपके समय में हमें लगता है कि 35-40 साल पहले जब आप घर के बाहर निकल करके काम करने के लिए, समाज को जगाने के लिए निकली होंगी, तो कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा। तो ऐसे शख्सियत को मैं नमन करता हूं और सबसे एक निवेदन भी करता हूं कि हमें अनुकरण करना चाहिए। जयंती मनाने का या जो भी महापुरुष हैं उनके हम पुण्यतिथि या जयंती इसीलिए मनाते हैं कि ऐसा नहीं कि हम आए और 2-4 बातें की, 10 मिनट की चर्चा किया और उसके बाद चले गए।
हम वाकई लेकर के क्या जाते हैं और उसको अपने जीवन में कितना आत्मसात करते हैं। अगर किसी के अंदर 10 अच्छाइयाँ हैं, उस पर हमने चर्चा की और उसमें से हमने एक का भी पालन करना शुरू कर दिया, मेरा मानना है कि उस व्यक्तित्व के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है, यही उनके प्रति हमारा सच्चा आदर होता है। समय कम है, मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। लोगों के लिए एक तरीके का एक मैसेज ही है। जैसे लोग कहते नहीं है कि कोई काम शुरू करने से पहले आदमी कुछ ज़्यादा मंथन कर लेता है कि फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो इस पे 2 लाइनें हैं। कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? तू कौन है, तेरा नाम है क्या? मतलब हम साधारण लोग हैं, हमारा क्या है? तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, जिसको हम लोग मतलब कि जगजननी मानते हैं, तो सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों का, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत सुंदर। मैं ये पंक्तियाँ डॉक्टर साहब को समर्पित कर रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में कैसे लड़ करके आपने ये संस्था खड़ी की। अगर शायद इसके चक्कर में आप पड़े होते कि लोग क्या कहेंगे, आप लड़ रहे थे, जो भी चीज़ें थी, कहीं से परमिशन नहीं मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं जो हम लोग मंच से नहीं बोलते हैं। तो किन परिस्थितियों में आपने एक इतनी बड़ी संस्था खड़ी की जो कि क्षेत्र के विकास में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद। मैं पहले तो सभी से नमो बुद्धाय जय हिंद कहना चाहूँगा। चूँकि मैं यहाँ पे अतिथि नहीं हूँ, शुभार्थी परिवार का ही एक अंग हूँ, इसलिए मैं अपने उद्बोधन के बजाय मैं आप सभी का स्वागत कुछ पंक्तियों में करना चाहूँगा। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए। वो आए हमारी महफिल में, वो आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह है कि हर तरह चांद झिलझिलाने लगे। देख कर दिल इनको झूमने लगा और हमारे मन खिलखिलाने लगे। साथियों, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इसी उम्मीद के साथ बुलाएं सारे गम, इस आयोजन का करो दिल से वेलकम। साथियों, समय की बाध्यता है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी संघ माता के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है। मैं उसकी पुनरावृत्ति करूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। समय की बाध्यता है, आगे भी कुछ प्रचार वितरण होने हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सभी को जय हिंद। डॉक्टर मुक्ति संगमाता जयंती समारोह में उपस्थित मंचासीन सभी महानुभाव, बड़े शांतचित्त भाव से बैठे हुए उपासक की भूमिका में सभी स्नेहीजन, आज हम जिस महान आत्मा की जयंती मना रहे हैं, उनका एक एक जो कतरा है इस संस्थान को आगे बढ़ाने में, पुष्पित और पल्लवित करने में व्यतीत हुआ है। सब लोग बड़े ही दुखी, बड़े भारी मन से उनको याद कर रहे थे, उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहे थे। जब हम लोगों ने उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो संस्थान जिस ऊंचाइयों पर है, निश्चित तौर पर किसी न किसी के बहुत बड़े त्याग का ये प्रतिफल है। उनके साथ उनके परिवार के लोग, संस्थान के लोग, और आज भी जो उनके साथ उनके संस्थान में काम कर रहे हैं, वो लोग उनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहे हैं और ये संस्थान भी बहुत आगे जाएगा। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब इसकी शुरुआत किए थे कितने संघर्षों के बाद
कई जगह उनको नकारा गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारे और डॉक्टर जो संघ माता थी उनकी ये बहुत बड़ी सोच थी, जिस भाव से जो संघ के जो शरण में जा कर के उन्होंने जो प्रेरणा प्राप्त की, जो समानता, मैत्री, न्याय, स्वतंत्रता के पथ पर चल करके इस संस्थान को खड़ा किया है और कभी फेल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में हेल्प एंड स्माइल फाउंडेशन के चेयरमैन CEO मनीष जैन जी आए हुए हैं। उनके लिए मैं 2 शब्द कहूँगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। ये पंक्तियाँ मैंने इसलिए कही कि हमारे परम आदरणीय मनीष जैन जी का परिचय मुझसे हमारे पुत्रवत अशोक सागर जी ने कराया था। जिस तरह से गुरुजी भगवान से मुलाकात कराते हैं, ठीक इसी तरीके से हमारे अशोक सागर जी ने मेरी मुलाकात मनीष जैन जी से कराई और ये मुलाकात कई साल पहले हुई। मनीष जी चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराते हैं, प्लस गरीबों के लिए भी उपकरण मुहैया कराते हैं। तो पहले ये हमारे हॉस्पिटल में कुछ सामग्रियाँ देते रहे, तो मैंने जब इनसे निवेदन किया कि आयुष्मान मनीष जी हमारे विश्वविद्यालय में आप कुछ सामान मुहैया करा दीजिए, तो उस समय हालांकि मेरा मतलब था कि हम इनको कुछ कीमत दें, लेकिन इन्होंने बहुत ही बड़प्पन दिखाते हुए मुझे आश्वस्त किया कि हम कोई कीमत नहीं लेंगे और निःशुल्क वितरण कराएंगे। उसी कड़ी में इन्होंने एक ट्रक भर करके सामान भिजवाया। उनमें से हम ये वॉकर इस समय सांकेतिक रूप से यहाँ पर देंगे, बाद में टोकन के हिसाब से भोजन के बाद में उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो मैं मनीष जी के लिए एक बात कहूँगा, सामाजिक कार्यों की कर्म कामनी के कोमल कांत कलेवर को, सामाजिक कार्यों की कर्म कामनी को कोमल कांत कलेवर को अपनी रसदायनी सुवास से सुवासित करने वाली तो बहुत ही हस्तियां हमारे देश में हैं, किंतु उनमें से कुछ बिरले ही सामाजिक स्पुरोधा ऐसे होते हैं जो किसी का दुख दर्द समझते हैं। श्री मनीष कुमार जी जैन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक ऐसे ही बिरली हस्ती हैं जो गरीब बेसहाराओं को मसीहा बनकर उनकी सेवा करते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। अगर मेरे से कोई पूछे कि डॉक्टर मुक्ति और डॉक्टर अतुल दोनों से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो क्या है, तो मैं कहूँगा कि मानसिक और भावों की स्थिरता, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं सीखने को मिलती। तो ये हमारे हाथ में है कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है, मेरी तो माँ है, मैं तो पुत्र की तरह मेरे को दुख होगा ही, लेकिन जब व्यक्ति चला जाता है तो आप क्या सोचना चाहते हैं? आप दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन आपका मानसिक स्थिरता अगर है तो आप उन पलों को याद करके खुश भी हो सकते हैं।
तो मैं जब भी ऐसा याद करता हूँ तो मेरे कुछ चीज़ें याद आती हैं और मेरे दिल में हल्की हल्की मुस्कुराहट सी आ जाती है। तो जैसे राघव सर ने बताया कि उनको कन्विंस करने की बहुत ताकत थी। अच्छा, मैं उनका पुत्र हूँ तो मेरे को भी बात करना आता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि घर में हम लोग बैठे हुए हैं और उनकी और मेरी बात नहीं मानी जा रही, हम दोनों की बात बन नहीं रही। फिर मैं अपना काम करने लगा। वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलती थी, अब वो सामने से निकलेंगी और बिना बोलते हुए गाना गाती हुए जाएंगी। गाना क्या था? पूत कपूत सुना है माता सुनी न कुमाता। और वो और कुछ नहीं बोलेंगी, फिर एक तरफ को चली जाएंगी, फिर वो देखेंगी, वापस आएंगी, फिर यही गाना गाते हुए जाएंगी और ऐसे तिरछी नजर से देखेंगी, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ऐसे तीन चार बार होता था। तो ऐसी हमारी हाथ से भरी नोक झोंक चलती रहती थी। उनकी एक और बहुत खास बात थी जो कई लोगों को पता होगी, वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखती थी। अगर वो किसी अस्पताल की गैलरी से या किसी भी और गैलरी से जा रही हैं कहीं भी, तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो सब चीज़ देखेंगी। जैसे ऐसे जाएंगी तो वो बता देंगी, देखो बाद में, कि वो कोने में सफाई नहीं हो रखी थी, और वो जो फ्रेम था, अरे क्या ज़बरदस्त फ्रेम था, उस पर क्या नक्काशी हो रखी थी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को कैसे देखना और उससे सीख लेनी, ये सारी चीज़ें उनके अंदर थीं। तो वैसे ही अगर मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं, जैसे अगरबत्ती होती है, मैं तो यहाँ पे देखा कि अगरबत्ती नहीं थी, तो अगरबत्ती जैसे होती है, तो हम सब देखिए, हम सबका जीवन जो है एक एक धीमे धीमे करके जा रहा है और हम अपनी अपनी सुगंध जो है इस विश्व में फैला रहे हैं। एक दिन हमारी अगरबत्ती खत्म होगी। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि मेरी अगरबत्ती तो चलती रहेगी। सवाल बस ये रह जाएगा कि किसकी सुगंध अन्न पे रह जाती है। तो डॉक्टर मुक्ति कुछ उन लोगों में से हैं जिनकी सुगंध आज भी है, कल भी रहेगी और आने वाले कई वर्षों तक तो रहेगी ही। धन्यवाद का काम करना मेरे को इसलिए मुश्किल लगता है, और ये मैं कहता भी हूं तब भी मेरे को धन्यवाद करने का ही काम दिया जाता है, क्योंकि एक इतने सारे लोगों को बुला के एक फंक्शन कर पाना एक आसान चीज नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं जो दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष नहीं होते, लेकिन उनका इसके अंदर ऊर्जा होती है, उनके अंदर बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। तब भी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं किसी को भी ना मिस करूं। सबसे पहले मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही ये फंक्शन हो रहा है, उनकी वजह से ही सारी जगह, उनकी वजह से हम लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। उसके बाद अपने मंच पे जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, गौरव जी, कृष्ण शर्मा जी, अमरेश जी, ML व्यास जी, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारी CEO मैडम आती हैं और हमारे मंच का संचालक करने वाले विवेक संस्कृति जी आते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने सफाई करी, जिन्होंने मीडिया का काम कर रहे हैं, जो बाहर खाना बना रहे हैं, सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको। और अंत में, क्योंकि मैं बाकी लोगों का सबका नाम नहीं ले सकता, तो सबको मैं 2 हिस्सों में विभाजित करके बोलता हूँ। सभी लोग जो कि सुभारती परिवार का सदस्य हैं और वो सभी लोग जो सुभारती परिवार का सदस्य होने वाले हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये समय निकाला, और अपने समय को देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सुभारती।